सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राज स्प्रेडिंग ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 21 जीके के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। सामान्य ज्ञान से 21 क्वेश्चन हम फ्रेंड्स लेकर आए हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि लगातार यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आने वाले निरंतर सवाल हैं, और जो कि 2024 में 18 फरवरी को क्वेश्चन आपको देखने को परीक्षा में मिल जाएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड लाजवाब होने वाली है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपको यहाँ से एग्ज़ाम्स में कम से कम 7-8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड लाजवाब होने वाली है, तो आप जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ओके फ्रेंड्स, नॉन स्टॉप बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सामान्य ज्ञान से संबंधित 18 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि यूपी की परीक्षा में निरंतर और लगातार क्वेश्चन आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान से संबंधित वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो जैसा कि आप देख पाएंगे, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। किसी पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना रोलिंग प्लान को लागू किया गया, यानी किसी पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत प्लान रोलिंग प्लान को कब लागू किया गया। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है तीसरी योजना, बी कह रहा है 5वीं योजना, सी कह रहा है 7वीं योजना, और डी कह रहा है 9वीं योजना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका सही होगा बी, क्योंकि 5वीं योजना के तहत सन 1977 से 78 में जनता सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया तथा 1978 से 1983 हेतु 6 वर्षीय अनवरत योजना का शुभारंभ किया गया। जनता सरकार के विश्वास को देने के कारण वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी ने अनवरत योजना बंद करके पुनः 6वीं पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किया। सो फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन जो होगा तो बी सही होगा। ऑप्शन आपका बी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कौन सा कर समाज के गरीब श्रेणी के समुदायों पर बोझ बनता है। तो पहला है प्रत्यक्ष कर, दूसरा अप्रत्यक्ष कर, तीसरा है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। यानी कौन सा कर जो है समाज के गरीब श्रेणी के समुदायों पर बोझ बनता है। तो गरीब की श्रेणियों पर बोझ बनने वाला कर है वह है अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि वह कर जो सीधे जनता से नहीं लिए जाते तथा जो सामान्य वस्तुओं या सेवाओं पर आरोपित होते हैं अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बिक्री कर और वाट, इस प्रकार के जो कर होते हैं वो अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा बी, अप्रत्यक्ष कर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया। यानी किस अनुच्छेद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अनुच्छेद 4, दूसरा है अनुच्छेद 32, तीसरा है 28, चौथा है 30। तो इसमें ऑप्शन जो आपका सही होगा अनुच्छेद 32, यानी ऑप्शन बी जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 32 का संविधान उपचारों के अधिकार से है। इस अनुच्छेद के
इस अनुच्छेद के अंतर्गत ही सर्वोच्च न्यायालय बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिरोध व अधिकार पृच्छक नामक 5 रिटें जारी करता है। तो सो फ्रेंड, इस प्रकार आपका ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 3 में अनुच्छेद बी यानी अनुच्छेद 32 सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, यानी किस प्रावधान के तहत संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो भारतीय संविधान का भाग XX तथा अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। यदि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना हो तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत के लिए सदन के कुछ सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थिति एवं वोट करने वाले का 2/3 बहुमत आवश्यक है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन जो होगा मौलिक अधिकारों के परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवड़ावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी। यानी भारत की किन नदियों में से ये शब्द लिया गया है जिसका अर्थ होता है नमकीन नदी। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं चंबल, बनास, लूणी, माही। तो भारत में से तो यहाँ पर देखा जाए तो भारत की निम्न नदियों में से जो है कौन सी नदी है, तो इसमें लूनी नदी पश्चिम राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक है। गोदावरी नमक की नदी मरु, गंगा, सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। लूनी नदी का नाम संस्कृत के लवड़ावरी नमक की नदी से लिया गया है। अत्यधिक लवणता के कारण कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा तो वो डी होगा, लूणी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित का मिलान कीजिए। युद्ध दिया गया है और वर्ष दिया गया है। तो पहला बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध उसके सामने दिया गया है 1500, यानी बक्सर का युद्ध जो है 1576। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 प्लासी का युद्ध 1764। हल्दी घाटी का युद्ध उसके सामने है 1757। यानी युद्ध और वर्ष को मिलान कीजिए, कौन सा युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो देखा जाए तो 22 अक्टूबर 1764 को, यानी 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। यानी कि 1764 का युद्ध जो है बक्सर का हुआ था। तथा कासिम शहंशाह जो थे, शहंशाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजादौला की संयुक्त सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश विजयी रहे। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के बीच पालसी का युद्ध हुआ था। इसमें नवाब हार गया और 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसमें
अकबर विजयी रहा। तो इसमें ऑप्शन जो आपका सही होगा, तो ऑप्शन सही होगा बी। पहला बक्सर का युद्ध हुआ था तो 1764 में। दूसरा प्लासी का युद्ध हुआ था तो वो 1757 में। और तीसरा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो 1576 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा होती है? यानी निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? ऑप्शन दिया गया है, पहला है पंजाब, दूसरा है केरल, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है गुजरात। तो किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? तो इसमें ऑप्शन देखा जाए तो ए सही होगा, पंजाब। पंजाब जो है भूमध्य सागर में उत्पन्न चक्रवात जब जेट पवनों के साथ बहकर भारत तक पहुंचते हैं तो पश्चिमी विक्षोभ कहलाते हैं। ये उत्तर पश्चिमी भारतीय भागों जैसे पंजाब, दिल्ली आदि में सर्दियों में वर्षा करते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा, किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा पंजाब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है, इसका क्या कारण है? तो पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में वर्षा होती है जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है, ऑप्शन दिया गया है, पहला है यह एक वृष्ट छाया क्षेत्र है, दूसरा है यह वायु की दिशा के समांतर स्थित है, तीसरा है यह समुद्र तट से स्थित है, चौथा है वर्षा वाले बादलों की अनुपस्थित। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा, तो इसमें ऑप्शन सही होगा आपका ए, यानी कि यह एक विशिष्ट छाया क्षेत्र है, क्योंकि किसी उच्च भूमि का वह भाग जो पवन के प्रवाह की दिशा में होता है पवनाभिमुख क्षेत्र कहलाता है। इसी क्षेत्र में पवनें संघनित होकर वर्षा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? यानी आप क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति, बी है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, और सी है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और डी कह रहा भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कैसे? प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमतधारी दल या गठबंधन का नेता होता है। तो इस प्रकार आपका जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति जो होती है वो किससे बनी होती है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है विटामिन, प्रोटीन, लिपिड, सेलुलोज। तो जैसे कि पादप कोशिका भित्ति की बात की जाए तो इसमें ऑप्शन सही होगा ए, लिपिड। कैसे? पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है, जबकि कोशिका झिल्ली लिपिड एक प्रोटीन की बनी होती है। इसलिए इसमें ऑप्शन आपका लिपिड इज द राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर है बॉयल, वाट, न्यूटन, पास्कल।
तो ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, वाट। वाट कैसे सही होगा? ऊर्जा का SI मात्रक, ऊर्जा का SI मात्रक जूल या वाट होता है। क्या होता है? जूल या वाट होता है। तो ऊर्जा का SI मात्रक जूल या वाट होता है और दाब का SI मात्रक, दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। दाब का SI मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है और बल का SI मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो न्यूटन होता है। तो इस प्रकार इसमें ऊर्जा का SI मात्रक जो होगा तो क्या होगा? वाट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयले का प्रकार नहीं है? सो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयले का प्रकार नहीं है? तो इसमें कोयले की बात करें तो ऑप्शन 1 दिया गया है एंथ्रेसाइट और बी दिया गया है लिग्नाइट और सी है पीट, डी है लौह उल्का। तो इसमें ऑप्शन जो आपका सही होगा तो वो होगा डी, लौह उल्का। क्योंकि कोयले का निर्माण वर्षों पहले पौधों एवं जंतुओं के पृथ्वी में दब जाने के कारण हुआ था। तो इसलिए कोयला अवसादीय चट्टानों में पाया जाता है। एंथ्रेसाइट उच्च श्रेणी का कोयला है जबकि पीट निम्न श्रेणी का कोयला है। तो लिग्नाइट एवं बिटुमिन्स भी कोयले के प्रकार हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन जो होगा लौह उल्का होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलक है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलक है? तो इसमें फर्स्ट कह रहा है पारसेक यानी दूरी, सेकंड कह रहा है वायरल यानी तरल और थर्ड कह रहा है प्रकाश यानी वर्ष। तो इसमें ऑप्शन जो है थर्ड, केवल थर्ड सही होगा या सेकंड कह रहा है केवल फर्स्ट और थर्ड सही होगा या केवल सेकंड सही होगा या सभी सही होंगे? तो इसमें बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन सही होगा केवल परसेक दूरी, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। कैसे? परसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक 1 परसेक बराबर होता है। 1 परसेक बराबर होगा 3.26। 1 परसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और बैरल जो होता है, बैरल तरल, तो बैरल द्रवों के आयतन का मात्रक होता है और बैरल, एक बैरल बराबर होगा, एक बैरल बराबर होता है 162 लीटर, यानी एक बैरल बराबर 162 लीटर। तो प्रकाश वर्ष की अंतरिक्ष में दूरी का मात्रक है 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻12 किमी। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सही होगा परसेक डैश दूरी। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? ऑप्शन है स्पैम और बी नंबर है न्यूज ग्रुप, सी है बैकबोन और डी है अपडेट्स। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा आपका? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा स्पैम। ए कैसे सही होगा? स्पैम उस प्रकार के ईमेल को कहते हैं जो थोक में भेजा जाता है, जैसे बिना मांगे या अनुमति के आ जाता है, जिसमें प्रायः विज्ञापन भरे होते हैं। तो जब से ईमेल का विकास हुआ स्पैम एक समस्या बनी रही है, खास तौर पर 1900
90 के दशक से ये ईमेल प्रयोगकर्ता को परेशान करती है, उसका समय तथा धन बर्बाद करती है। अप्रैल 2008 के एक अध्ययन से पता चलता है कि हर रोज कम से कम 100 अरब स्पैम भेजी जाती हैं। तो इस प्रकार आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है, तो वो होगा फर्स्ट स्पैम। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कोहरा बादल कुहासा के उदाहरण है। पहला ऑप्शन है एरोसॉल, ठोस सॉल, झाग या जल। तो कोहरा बादल और कुहासा के जो है उदाहरण इसमें कौन सा होगा, तो इसमें होगा ठोस सॉल, ऑप्शन नंबर बी। कैसे? द्रव अथवा गैस में ठोस कणों का निलंबन एरोसॉल कहलाता है। कोहरा बादल कुहासा एरोसॉल के उदाहरण है, इसलिए इसमें इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा एरोसॉल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एरोसॉल जो है ये द्रव तथा गैस में ठोस कणों का निलंबन एरोसॉल कहलाता है। कोहरा बादल कुहासा एरोसॉल के उदाहरण है। ये तीनों जो है कोहरा बादल और कुहासा जो है ये तीनों एरोसॉल के उदाहरण है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा आपका एरोसॉल। तो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होगा। यानी निम्नलिखित में से अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है Ca20, बी है Ca(CO3) और सी ऑप्शन है CaO2 और डी है CaO। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा जो अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो बिना बुझा चूना CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, CaO जो है कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है, जबकि बुझा हुआ चूना CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। इसलिए इसमें ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी CaO। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता जो हैं कौन थे। पहला है संभाजी, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, डी है मेघा पाटकर। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा, बात करें 1973 में वर्ष 1973 में प्रारंभ हुआ चिपको आंदोलन उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश का वृक्ष संरक्षण आंदोलन था। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के प्रणेता थे और गौरा देवी का संबंध भी इस आंदोलन से है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वो सी होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है। यानी छुआछूत की समाप्ति भारतीय संविधान के किस जो है मौलिक के अंतर्गत समाप्त शामिल है। तो पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दूसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है समानता का अधिकार, चौथा है संस्कृत और शैक्षणिक अधिकार। तो इसमें ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है 14 और 14 से 18
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार वर्णित है। इसी में अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता छुआछूत के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 35 के अंतर्गत छुआछूत हेतु दंड का प्रावधान भी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है आपका होगा समानता का अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समानता का अधिकार। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 18 आपको समझ में आया होगा। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए टीके की खोज की। एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने किस बीमारी के लिए टीके की खोज की थी। पहला है पोलियो, चेचक, क्षय रोग या रेबीज। तो एडवर्ड जेनर ने जो है 1796 में चेचक के टीके की खोज की थी और वर्ष 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जाता है चेचक। एडवर्ड जेनर ने जो है 1996 में चेचक की खोज की थी। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 19 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20। ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। यानी किसने जो है 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर या बाबर। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसमें ऑप्शन आपका सही होगा, वो होगा क्वेश्चन नंबर डी, यानी कि बाबर। बाबर ने जब 1494 में, यानी बाबर की बात करें तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को उज्बेकिस्तान में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तथा माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। 1494 में इसके पिता की मृत्यु हो गई तथा मात्र 12 वर्ष की आयु में बाबर फरगना राज्य का उत्तराधिकारी बना था। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही होगा डी। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 20 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पर और इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप मैंने आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हमने बताया है और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीपी की परीक्षा में निरंतर लगातार आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था। तो पहला ऑप्शन है भावनगर से दांडी या बी नंबर है जूनागढ़ से दांडी या सी है राजकोट से दांडी या अहमदाबाद से दांडी। यानी भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों से महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक दांडी यात्रा जो है आरंभ की गई थी। तो इसमें बात कर लें क्वेश्चन नंबर 21 की। तो इसमें दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता, जो सन 1930 में, किसमें 1930 में आप कहेंगे सर किसमें जो है दांडी किसमें चलाया गया था। तो 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया। सविनय
कानून भंग कार्यक्रम था। ये ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी समेत 87 कितने लोगों ने 87 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून का भंग किया गया था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन जो होगा तो अहमदाबाद होगा, ऑप्शन नंबर डी। अहमदाबाद से दांडी यात्रा जो है गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, वो होगा अहमदाबाद। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।